हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने के बाद 7.4 की तरफ आ रहे हैं। 7.4 से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? कॉम्बिनेशन। तो जैसे परमुटेशन था, परमुटेशन क्या था? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन इन ए डेफिनेट ऑर्डर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर था वहां पर, ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, दैट वाज NPR। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी इस तरह से ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमने उसमें से R ले ली एक बार में। ठीक है, सिलेक्टिंग, हमें क्या करना है? सिलेक्शन करना है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। कॉम्बिनेशन C से स्टार्ट होता है, तो NCR नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और R क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, दैट इज NCR एंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेलेक्टिंग n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेकर सिलेक्शन करना ही क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। अच्छा बच्चों, एक चीज और है यहाँ पर, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर, जब जैसे परमुटेशन में डेफिनेट ऑर्डर होता था, यहाँ पर ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ऑर्डर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नॉट क्या है? इन ए कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर का कोई रोल यही नहीं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई हमें कमेटी बनानी है या प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है ना, इस तरह से हमें सिलेक्शन वगैरह या चूज करना है कोई चीज, वो हमें इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, बनते हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। अब जैसे मेरे पास मान लो 3 टेनिस प्लेयर हैं, एक X, एक Y और एक Z। ठीक है, वी हैव 3 टेनिस प्लेयर्स X, Y एंड Z। हमें एक कमेटी बनानी है 2 प्लेयर्स की, 2 प्लेयर हमें चुनने हैं इसमें से। ठीक है, इन 3 खिलाड़ियों में से, टेनिस प्लेयर्स में से 2 प्लेयर चुन के कमेटी बनानी है। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3 में से 2 चुनने हैं मुझे, तो पहले मैंने XY चुन सकता हूँ, या फिर YZ चुन सकता हूँ, या फिर ZX चुन सकता हूँ, या नहीं? ये 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी चुनने हैं मुझे, कोई से भी चुन सकता हूँ मैं, इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने XY को सिलेक्ट कर लिया, या फिर YZ को सिलेक्ट कर लिया, या फिर ZX को सिलेक्ट कर लिया। ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, 3 में से क्या करना था? 2-2 खिलाड़ियों को लेके मुझे कमेटी बनानी थी, सिलेक्शन करना था 2-2 खिलाड़ियों का कमेटी बनाने के लिए। तो मैं कमेटी ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, और ऐसे भी बना सकता हूँ। तो ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 खिलाड़ियों को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बने? कितने बने? 3। भाई मेरे पास कितने खिलाड़ी थे? 3। कितने खिलाड़ी को लेकर कॉम्बिनेशन बनाना था? 2 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितने बने? 3C2। ठीक है, 3C2, 3 में से 2 खिलाड़ियों को लेकर हमने कॉम्बिनेशन बनाए, कितने बने? 3। अच्छा, जैसे परमुटेशन करते थे, परमुटेशन में मान लो मुझे 2 खिलाड़ियों को लेकर, 3 में से 2 खिलाड़ियों को लेकर परमुटेशन बनाना था मान लो मुझे, तो परमुटेशन में क्रम का ध्यान रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये तो ले लिया हमने सिलेक्शन, ये तो परमुटेशन में YX को भी ले सकता था मैं, ZY को भी ले सकता था मैं, और XZ को भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं परमुटेशन की बात करूं, तो परमुटेशन कितने बने? परमुटेशन ये सारे बने, है ना? XY है तो YX भी है, YZ है तो ZY भी है, ZX है तो XZ भी है। तो परमुटेशन कितने बने? परमुटेशन बने 6 बने, क्योंकि यहाँ पे क्रम देखा गया। XY, पहले X ले लिया फिर Y, यहाँ पर हमने पहले Y ले लिया फिर X, तो क्रम ले लिया यहाँ पर। ठीक, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन का मतलब ये थोड़ा ही कि मैंने बनाया XY का कॉम्बिनेशन।
तो वाई एक्स का कॉम्बिनेशन बनाना भी तो एक ही बात है जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी चीज का। ठीक है, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर और गांगुली और मान लो द्रविड़ है, मुझे तीनों में से दो दो को टीम बनानी है, तो मैंने कहा सचिन और गांगुली को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने कहा गांगुली सचिन सचिन, तो बात तो एक ही है दोनों की, सिलेक्ट तो दोनों वही हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में ये भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो परमुटेशन तो बने इस प्रॉब्लम में 6, और कॉम्बिनेशन कितने बने, केवल 3, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो 3 कॉम्बिनेशन बने यहाँ। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, तो कोई सिलेक्शन करना है तो एक ही बार करना है उसका, एक्स वाई कर लिया या फिर वाई एक्स, एक ही बात है इन दोनों की। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। और देख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास 4 अल्फाबेट है ए बी सी और डी, मुझे दो दो को लेकर, है ना, 4 में से दो दो को लेकर सिलेक्शन करने हैं, 4 में से दो दो को लेकर। तो मैंने क्या करा, ए को सिलेक्ट किया बी के साथ, ए को सिलेक्ट किया सी के साथ, ए को सिलेक्ट किया डी के साथ। ठीक है, फिर बी को सिलेक्ट किया सी के साथ, और बी को सिलेक्ट किया डी के साथ, फिर कौन रह गया, सी के सिलेक्ट किया डी के साथ। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। अब आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन में कोई चीज रिपीट नहीं हुई है ना। परमुटेशन में वो चीजें उल्टे क्रम में भी आ जाती है। यहाँ पर ए बी के साथ बी ए, अगर अगर हमें कॉम्बिनेशन करना है, टीम बनानी है, 4 को लेकर, 4 प्लेयर थे ए बी सी डी, दो दो प्लेयर को लेकर टीम बनानी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6, कॉम्बिनेशन कितने बने, 6। इसे कहेंगे 4, 4 प्लेयर थे, सी दो दो को लेकर बनानी थी कमेटी, 4C2। ठीक है नहीं, तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो यहां मैं देखूंगा, एक रिलेशन देखना चाह रहा हूं मैं परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में। ठीक, अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि इस प्रॉब्लम के लिए कॉम्बिनेशन कितने हैं, कॉम्बिनेशन है 3, है ना, 3C2, 3C2, 3 प्लेयर में से दो दो प्लेयर को लेकर कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 बने, ये कितने बने, 3। ठीक, अच्छा एक चीज और, जब मैं परमुटेशन की बात करूंगा तो एक कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास कितने परमुटेशन है, 2। भाई देखो यहाँ मैंने एक्स वाई चुना, तो मैं पहली कमेटी बनाने के लिए मैं एक्स और वाई के क्रम में भी चुन सकता हूँ, और वाई और एक्स के भी क्रम में चुन सकता हूँ। तो पहली कमेटी के लिए मेरे पास परमुटेशन कितने होंगे, पहली कमेटी के लिए दिस इंटू फैक्टोरियल 2, 1 इंटू फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 2 तरीके और है अगर मैं परमुटेशन की बात करूँ हर एक कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम के लिए परमुटेशन बनाना चाहूँ, पहली प्रॉब्लम के लिए परमुटेशन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, एनपीआर, एनपीआर मतलब कितने कितने थे प्लेयर, 3, 3PR इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन कितने बने, 3C2, 3P2 R 2, 3 में से दो दो खिलाड़ियों को लिया ना, इनटू। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास, हर एक कॉम्बिनेशन को के लिए परमुटेशन मेरे पास कितने हैं, फैक्टोरियल 2, क्योंकि मैं एक्स और इस प्लेस को दो तरीके से भर सकता हूं। तो जब 3 के लिए, 3 कॉम्बिनेशन के लिए कितने बन जाएंगे, 3 से इंटू, मतलब ये तो बना कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं परमुटेशन में बदलना चाहूँ तो फैक्टोरियल 2 से और मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इस हर एक को चुनने के मेरे पास दो तरीके हैं।
ठीक है, इसको भी चुनने के दो तरीके, इसको भी चुनने के दो तरीके, इसको भी चुनने के दो तरीके। तो पहला काम इतने तरीके से हुआ, दूसरा काम इतने तरीके से हुआ, तो परमुटेशन बने दिस इंटू दिस, ठीक है नहीं। तो इससे अगर मैं फॉर्मूले में बदलना चाहूँ तो ये हो जाएगा, मान लो 3 की जगह n है और 2 की जगह r है, तो एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल r बन जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन। भाई इसको जनरल प्रॉब्लम में बदलना चाहूँ अगर मैं, 3 थे पहले, टोटल खिलाड़ी कितने थे? 3। अब मैं टोटल खिलाड़ी मान लो n ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 में से 2 चुने थे, 3 में से 2 को लेकर प्लेयर बनाए, कमेटी बनाई थी। अब मैं n में से आर को लेकर कमेटी बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 की जगह भी n, इस 2 की जगह भी r, तो एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल r। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एन सी आर एंड एन पी आर। ठीक, तो जब मैं यहाँ एन पी आर, तो एन पी आर की वैल्यू तो हमें पता ही है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर को नीचे ले आओ, तो एन सी आर की वैल्यू आ गई दिस अपॉन दिस, फैक्टोरियल n अपॉन ये वाला r यहाँ पर आ जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन सी आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन सी आर। ठीक है, जैसे एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एनपीआर का फॉर्मूला था ये, एनपीआर था मेरे पास पहले फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये एनसीआर का फॉर्मूला बन गया। अभी ये फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम किया है, देखो सारा ये नोट्स बनाए थे हमने। तो थ्योरम वन है ये, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। जहाँ पर जब वैल्यू भर देंगे तो हमें एन सी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एन सी आर के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूले से हम एन सी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये थ्योरम 2, ये कहती है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो इसका मतलब ये हुआ इज सेलेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? Selecting R object out of n is same as rejecting n minus R object। अगर हम n में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने n में से n माइनस R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं की। तो दोनों चीज एक ही बात है, ये दोनों चीजें एक ही बात है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन माइनस आर का मतलब कि हमने n में से R ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दी। यहाँ पर हम n में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर n में से R ऑब्जेक्ट हमने रिजेक्ट कर दी। तो इस दोनों का मतलब एक ही है। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये याद रखना है। एक और देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट, एन सी ए, इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि ऊपर एन है, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ ए है, यहाँ भी है। जब ऊपर वाले बराबर है तो नीचे वाले भी बराबर, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक, ए इज इक्वल टू बी। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट ऐसे ही है जैसे कि एन माइनस आर ऑब्जेक्ट हमने रिजेक्ट कर दी, तो इसकी वैल्यू के बराबर हो गई। ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्टिंग बी ऑब्जेक्ट का मतलब यही हुआ कि हमने एन माइनस बी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं की, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया? एन माइनस बी। ठीक, तो बी को इधर ले आओ तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन हो गया। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू क्या हो गई? ए प्लस बी। ये कब होगा? इफ एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। जब एन सी ए एन सी बी के बराबर दिया हुआ हो तो इस एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए और बी को दोनों को जोड़ दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की वैल्यू। ठीक है, जैसे ए वाला 3 वाले पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया 17वां एग्जाम्पल में कह रहा था कि एन सी 9 इज इक्वल टू एन सी 8, एन सी 9 इज इक्वल टू एन सी 8 है, तो फाइंड एन सी 17। एन सी 17 की वैल्यू बताओ। अब मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से एन की वैल्यू क्या हुई? एन की वैल्यू हो गई 9 प्लस 8 ए प्लस बी।
भाई एन की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई 9 + 8, ए ये रहा, ये बी है, तो 9 + 8 कितना हो गया 17, इसका मतलब एन की वैल्यू 17 आ गई। ठीक, तो मुझे इसका मतलब क्या चाहिए, मुझे चाहिए 17C17, 17C17 की वैल्यू निकालूंगा मैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, जब भरूंगा तो 1 आएगी वैल्यू, नहीं आएगी 1 वैल्यू आ जाएगी जब फॉर्मूले में वैल्यू भर देंगे तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि इफ एन सी दिस इज इक्वल टू एन सी दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तरह की। ठीक है बच्चों, अब एक चीज इसमें और चौथे नंबर पे जो है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ये भी थ्योरम टाइप है, एग्जाम्पल टाइप है, ये आ सकता है पेपर में। NCR प्लस NCR-1, यहाँ पर R है तो यहाँ पर एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है ऊपर और R वही रहता है, N में एक ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे R में से R एक कम हो रहा है तो इसके वहाँ पर N में एक ज़्यादा हो जाएगा CR। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, प्रूव करने का देखो यहाँ पर प्रूव किया मैंने, लेफ्ट साइड ले ली NCR प्लस NCR-1, NCR का फॉर्मूला लिखा, ये आ गया फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R माइनस फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R प्लस इसका लिखो NCR-1 का, ऊपर तो फैक्टोरियल N ही आएगा, यहाँ पर R की जगह R-1, यहाँ पर फैक्टोरियल N माइनस R होता है ना, N माइनस की जगह N की जगह N माइनस R प्लस 1, N माइनस R प्लस 1। चलो N तो N है ही, फैक्टोरियल R, देखो फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल R-1 में कौन बड़ा है, बड़ा है फैक्टोरियल R, तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को ही तोड़ते हैं, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ते हैं, तो R को तोड़ेंगे तो R आ गया और फैक्टोरियल R-1, क्योंकि इधर फैक्टोरियल R-1 है। अगला क्या आता है R, R से एक कम, R से दो कम, इस तरह से आते हैं, R से एक कम क्या हुआ R-1, तो हम यहीं रुक गए क्योंकि अगले में R-1 था फैक्टोरियल में, और ये N-R ये है ही। अब मैं देखना चाह रहा था कि N-R में फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल N-R प्लस 1 में कौन बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो इसे तोड़ेंगे, तो ये सेम दोनों, इसे ब्रेक करेंगे, N-R प्लस 1, फिर एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो N-R आ जाएगा फैक्टोरियल के अंदर। ठीक, अब देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, N अपॉन R-1 N-R, ये चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, कॉमन आ गई, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन R, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन N-R प्लस 1, ये तो है ही, अंदर अंदर एलसीएम ले लिया, R इंटू N-R प्लस 1, N-R प्लस 1 यहाँ पर आया, ये रहा, ये R यहाँ पे गया, तो इस R से R कट गया, तो क्या बचा N+1 ऊपर। ठीक है, फैक्टोरियल N इंटू फैक्टोरियल N यहाँ पर, यहाँ बचा N+1, ये रहा R N-R और ये R इंटू N-R। ठीक है, 1 2 3 4 चारों चीजें यहाँ पर है। अब देखो फैक्टोरियल N इंटू N+1, N बड़ा है या N+1, N+1 बड़ा है, तो कुल मिला के फैक्टोरियल लग जाएगा N+1 पे, इन दोनों में जो भी बड़ा होता है उस पर फैक्टोरियल लग जाता है। अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल ये R है और ये है R-1, एक छोटा है, तो बड़ा कौन है R, तो फैक्टोरियल किस पे लग जाएगा R पे, ये लग गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में बड़ा कौन है N-R और N-R प्लस 1 में बड़ा कौन है, N-R प्लस 1 बड़ा है, तो फैक्टोरियल लग जाएगा इस पे, N+1 -R हो गया। ठीक, अब देखो ये चीज क्या बनी, ये चीज ये बनी N+1 CR बन गई है, N+1 CR को जब खोलेंगे तो ये बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या है N+1 CR, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं कॉम्बिनेशन में, कल और करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे।